नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया को पता है कि 1972 में जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो बायलैटरली ही सुलझाया जाएगा, वहां पर किसी भी थर्ड पार्टी का रोल नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां पर जो यूएनजीए के प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, अब ध्यान रखिएगा मैं सेक्रेटरी जनरल की बात नहीं कर रहा हूं, जो एंटोनियो गुटेरेस है वो एक अलग है, वो हेड है पूरे यूनाइटेड नेशंस के, आप कह सकते हो। लेकिन यहां पर जो जनरल असेंबली होती है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा यहां पर कश्मीर को लेकर कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए गए हैं जिसकी वजह से भारत ने काफी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, ग्रेट डिससर्विस टू योर ऑफिस, इंडिया स्टिंग्स यूएनजीए प्रेसिडेंट फॉर हिज कश्मीर रिमार्क। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? क्वेश्चन यह आता है कि आखिरकार उनके द्वारा ये रिमार्क दिया ही क्यों गया, किस तरह का रिमार्क था, जिसको लेकर भारत का क्या रिस्पॉन्स आया, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको ऐप में मिल जाएगी, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है? फ्राइडे की बात है, कल की बात है। जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, ही इज वोल्कन बॉस्किर। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो भी पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने फ्राइडे को यहां पर कुछ कमेंट किया है जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसकी वजह से भारत सरकार ने कहा है कि इट इज मिसलीडिंग एंड प्रीजुडाइज्ड, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ग्रेट डिससर्विस टू द ऑफिस, मतलब कि जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, जिस ऑफिस में वो बैठे हुए हैं, उसको उन्होंने एक तरह से काफी डिससर्विस किया है, गलत किया है। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं इस ऑफिस के बारे में। ये जो प्रेसिडेंट का पद है ना यूएनजीए के अंदर, आपको पता होगा कि 1945 में जो यूएन बना था, तो टोटल 6 मेन ऑर्गन्स हैं इसके अंदर, 6 मेन ऑर्गन्स हैं। जनरल असेंबली हो गया जिसके अंदर 193 मेंबर्स होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, राइट। तो ये पूरा मिलाकर 6 मेन ऑर्गन्स हैं। तो यहां पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जनरल असेंबली की, जिसके अंदर 193 कंट्रीज है, 193 मेंबर्स हैं। इनके द्वारा क्या होता है कि हर साल एक प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ये प्रेसिडेंट क्या करेगा? आपने देखा होगा जो जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, काफी बड़ा हॉल होता है, तो वहां पर उसको चेयर किया जाता है, प्रिसाइड किया जाता है, जैसे हमारे लोकसभा के अंदर प्रिसाइड करते हैं जो स्पीकर होते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से यहां पर इसको प्रिसाइड किया जाता है, चलाया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो पोजीशन है ये हर साल चेंज होती रहती है, तो ये रोटेशन बेसिस पर होता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो, टोटल 5 ज्योग्राफिकल रीजन से यहां पर चुना जाता है, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन, इसके अलावा जो वेस्टर्न यूरोपियन और बाकी स्टेट्स हैं। तो ये टोटल 5 रीजन है जहां पर हर साल चेंज होते रहते हैं, अलग अलग रीजन से चुना जाता है लोगों को। और मैं आपको इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि पिछले 75 वर्ष में, क्योंकि ये 75th सेशन चल रहा है, 1945 में बना था और अभी 2021 है, तो 75th सेशन चल रहा है ये यूनाइटेड नेशंस का। तो यहां पर अभी भी किसी भी जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, उन देशों में से किसी भी पर्सन को अभी तक इसका प्रेसिडेंट नहीं चुना गया है। इसका मेन कारण यही बताया जाता है क्योंकि परमानेंट मेंबर्स के पास तो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावर होती है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो परमानेंट मेंबर्स हैं, वीटो की पावर है उनके पास, तो ऐसा उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। तो वहां से अभी तक नहीं चुने गए हैं, और ज्यादातर यही कोशिश की जाती है कि जितने भी देश है ना, उनको एक बार मौका दिया जाए कि उस देश से वो पर्सन आए, और ज्यादातर यही हुआ है। जैसे कि आपको याद होगा, भारत की तरफ से ओनली यहां पर 1953 में अगर आप देखोगे तो विजय लक्ष्मी पंडित, उनको यहां पर चुना गया था, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, शी वाज द 8th। तो हर साल यहां पर अलग अलग चुने जाते हैं। उसी प्रकार से इस बार ध्यान रखिएगा, जो 75th सेशन चल रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो इसके लिए पिछले साल 17 जून 2020 को जो प्रेसिडेंट चुने गए थे, इनका नाम है वोल्कन बॉस्किर। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ही बिलोंग्स टू टर्की। अब आप समझ सकते हो कि वो जो है वो टर्की से बिलोंग करते हैं, टर्की देश से बिलोंग करते हैं। ऑल्दो यहां पर ये कहा जाता है कि आप, इट डजंट मैटर कि आप कौन से देश से आते हो, आपको न्यूट्रल होकर काम करना है। लेकिन जिस तरह के बयान आए हैं, ये मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली हुआ क्या है। बेसिकली वो 3 दिन के विजिट पर गए हुए थे पाकिस्तान के अंदर, 3 दिन के विजिट पर। तो कल आखिरी दिन था, तो कल आखिरी दिन जो है पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसके साथ? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के साथ। तो उनके साथ मिलकर जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रहा था, और उसके बीच में यहां पर उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए, और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए। अब क्या बयान था? देखिए, पहले तो उन्होंने नॉर्मली बोला, पहले कहा कि बोथ पार्टीज, जो भारत पाकिस्तान या फिर जितनी भी पार्टीज इंवॉल्व हैं, दे मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग स्टेप्स, मतलब कि जो भी जम्मू कश्मीर में स्टेटस है
उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहिए। ऑल्दो यहां पर पाकिस्तान काफी लंबे समय से कहता आ रहा है कि भारत ने जो 2019 में चेंज किया था 370 हटाकर, ये सही नहीं है, और भारत ने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये सब अलग अलग चलता रहेगा। तो अभी के लिए यहां पर उनके द्वारा कहा गया कि जो स्टेटस है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा हो सकता है कि जो हमने चेंज किया था उसमें शायद ये नहीं करना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, आई मस्ट ऑल्सो रिटोरिएट यूनाइटेड नेशंस पोजिशन। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस का जो पोजीशन है जम्मू कश्मीर के ऊपर, इट इज गवर्न्ड बाई जो चार्टर, अलग अलग चार्टर पास किए गए हैं। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, आजाद हुआ, तो उसके बाद कई सारे चार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो चार्टर्स के हिसाब से चलता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। और देखिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनका ये कहना था कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, उसके अंदर ये बोला गया है कि जो भी समझौता है, जो स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, उसको यहां पर पीसफुल मींस के अकॉर्डिंग जो है रिजॉल्व किया जाएगा, सेटल किया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये नहीं बोला कि वो जो सेटलमेंट है वो बाइलैटरली होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा 1972 में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो, दोनों के बीच में यहां पर समझौता हुआ था और उसमें यह क्लियरली लिखा हुआ था, इट इज अ बाइलैटरल एग्रीमेंट दैट रिजेक्ट्स एनी थर्ड पार्टी, मतलब कोई भी तीसरा मीडिएशन यहां पर नहीं होना चाहिए। तो जो लेटेस्ट एग्रीमेंट है हमें तो उसके हिसाब से चलना चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर जो प्रेसिडेंट है उन्होंने शिमला एग्रीमेंट के बारे में बात तो किया, पीसफुल मीन्स के बारे में बात किया, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं कहा कि ये आपका थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। और आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने यह भी बयान दे दिया, अब इसको भी ध्यान से सुनेगा, आई थिंक इट इज द ड्यूटी ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली ऑफ पाकिस्तान, कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। मतलब कि वो एनकरेज कर रहे हैं पाकिस्तान को कि आप ये जो मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करो। और यहां पर हम एक मीटिंग भी बुला सकते हैं इसको लेकर, अगर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। मतलब कि उनका इशारा था कि अगर मुस्लिम मेजॉरिटी कोई देश अगर यहां पर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर बात उठाई जाए, फिर से आवाज रेज की जाए, तो हम इसको लेकर एक मीटिंग बुला सकते हैं। तो ऐसा उनका इशारा था। सिर्फ यही नहीं, एक और मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं उनका। ही सेड कि पैलेस्टीन हैज मोर पॉलिटिकल विंड, मतलब उनका कहना था कि जब भी पैलेस्टीन की बात होती है तो इसको लेकर काफी चर्चा होता है कि रिजॉल्व कैसे किया जाए, टू स्टेट जो नेशन थियरी है क्या उसको लाना है, क्या करना है, तो इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा है इसको लेकर अब विश्व के अंदर आपने देखा होगा ऐसा कोई चर्चा नहीं होती। तो वो इस चीज को एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ चढ़कर बताया जाए। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अब भारत सरकार के द्वारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने प्रॉपर जो एक रिप्लाई दिया, और यहां पर आप देख सकते हो। इसमें मैं आपको बताऊं कि उन्होंने स्ट्रांग रिएक्शंस पेश किया है, जैसे कि अनएक्सेप्टेबल, जो भी बयान दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा यूएनजीए के, ये अनएक्सेप्टेबल है, और जो रेफरेंस उन्होंने दिया है इंडियन यूनियन टेरिटरी को लेकर, इट इज अनवारंटेड। इसके अलावा भारत ने यह बोला है कि इट इज मिसलीडिंग एंड प्रीजुडाइज्ड रिमार्क, मतलब कि यहां पर पहले से ही जो प्रेसिडेंट हैं उनके माइंड में कुछ चल रहा है और उसके हिसाब से वो बयान दे रहे हैं, ये मिसलीडिंग है पूरी तरह से, और वो अपने औहदे को जो है एक तरह से डिससर्विस कर रहे हैं। जो ऑफिस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो सूट नहीं करता है जिस तरह के उनके द्वारा बयान आए हैं। और भारत ने यह भी कहा कि हिज बिहेवियर इज ट्रूली रिग्रेटेबल एंड श्योरली डिमिनिशेस हिज स्टैंडिंग ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ये हमारे एमईए के जो स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा बयान दिया गया। प्लस यहां पर भारत ने इसको लेकर भी मुद्दा उठाया कि जो रिमार्क्स है कि पाकिस्तान ड्यूटी बाउंड है कि मुद्दे को उठाए, इट इज अनएक्सेप्टेबल। और साथ में यहां पर जिस तरह से उन्होंने कंपैरिजन किया है दूसरे ग्लोबल सिचुएशंस को लेकर, मतलब कि यहां पर भारत ने कहा कि आप कैसे कश्मीर के मुद्दे को पैलेस्टीन के साथ जोड़ सकते हो। मतलब हमने यहां पर पैलेस्टीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पैलेस्टीन का नाम लिया था प्रेसिडेंट ने, और इसी को लेकर हमने कहा कि पैलेस्टीन का जो मुद्दा है वो तो कंप्लीटली डिफरेंट है, यहां पर आप कैसे इक्वेट करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूं, आपको याद होगा कि ये टर्की से बिलोंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रेशर वहां से भी आ सकता है, यह आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जस्ट एक दिन पहले ही यहां पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनके द्वारा भी अक्यूज किया गया कि जो इनफिल्ट्रेशन है इस्लामाबाद के द्वारा जो किया जाता है ये बिल्कुल भी गलत, मतलब कि ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर एस जयशंकर जी के द्वारा जो है अक्यूज किया गया पाकिस्तान के ऊपर। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि 2003 का जो सीज फायर का एग्रीमेंट था, आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही यहां पर इसको लेकर वापस से अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि सीज फायर को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था एस जयशंकर साहब से कि इसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो उनका यह कहना था कि द रीजन फॉर सीज फायर इज इन्फिल्ट्रेशन, मतलब कि जब भी इन्फिल्ट्रेशन होता है तो सीज फायर यहां पर जो है वो उसका उल्लंघन हो जाता है। और अभी तक अगर आप देखोगे, यहां पर आप चार्ट देख सकते हो कि भारत के द्वारा
कितनी बार अक्यूज किया गया है कि सीज फायर का वॉयलेशन हुआ है और पाकिस्तान के द्वारा, तो पाकिस्तान ने कहा है कि 2020 में भारत ने 3000 बार जो है वॉयलेशन किया है और भारत ने अक्यूज किया है पाकिस्तान को कि आपने 5000 से ज्यादा बार जो है सीज फायर का वॉयलेशन किया है। तो एस जयशंकर साहब का कहना था कि क्योंकि वो लोग इन्फिल्ट्रेशन करते रहते हैं, मतलब कि जो प्रो इंडिपेंडेंस फाइटर्स हैं कश्मीर मुद्दे को लेकर जो उठाना चाहते हैं वो लोग भेजते रहते हैं, इसी की वजह से यहां पर अक्सर जो है सीज फायर का उल्लंघन वगैरह देखने को मिलता है। तो लेट्स सी कि अब इस तरह की चीजें क्या सूट करती हैं प्रेसिडेंट को, वो भी यूएनजी के प्रेसिडेंट को इस तरह के बयान देना, ये काफी बड़ा प्रश्न है और भारत तो काफी समय से कहता आ रहा है कि हमें यूएन के अंदर रिफॉर्म्स की काफी ज्यादा आवश्यकता है। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप कि सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का इन 4 में से कौन सा फंक्शन नहीं है, मतलब कि इनमें से 3 उसका फंक्शन है डेवलपमेंट प्रोग्राम का और एक फंक्शन नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका राइट आंसर जो है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मेरे सोशल मीडियाज पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आ सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।